Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इन द सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी। उसका हम रिवीजन कवर करने वाले हैं इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन फॉर द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन 2022। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक डिस्क्लेमर या फिर एक सूचना देना चाहता हूँ कि इस जो कैटेगरी है या फिर इस लेक्चर में हम सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का रिवीजन कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये कवर करेंगे कि एक्चुअली हाइपरटेंशन होता क्या है, मतलब इसका हम शॉर्ट में देखने वाले कि हाइपरटेंशन एक्चुअली हम किसे बोलते हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज परसिस्टेंट और कंटिन्यूअस ब्लड प्रेशर अबव 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक एंड 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डायस्टोलिक। तो हाइपरटेंशन या फिर इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है या फिर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तकरीबन या फिर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहता है या फिर उससे ज्यादा रहता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक रहता है 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डायस्टोलिक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है एक्चुअली 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक, मतलब इस 140 के जगह 120 रहता है और डायस्टोलिक रहता है 80 मिलीमीटर। तो ऐसी कंडीशन या फिर ऐसा मेडिकल स्टेट जिसमें जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ज्यादा है उसी मेडिकल कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर बुढ़ापे में देखा जाए या फिर ओल्ड एज में देखा जाए तो ये कंडीशन और भी खराब हो जाती है, जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और डायस्टोलिक रहता है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ऐसे ड्रग या फिर ऐसे केमिकल एजेंट जो कि इस मेडिकल कंडीशन को नॉर्मल पर लेकर आते हैं, मतलब जो भी ब्लड प्रेशर रहता है उसको लोअर डाउन करते हैं या फिर उसकी लेवल को डाउन करते हैं, उसी मेडिकल ड्रग्स या फिर उसी ड्रग्स को हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इज द लैटरल प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो एक्चुअली ब्लड प्रेशर होता क्या है, जब कभी जो ब्लड या फिर खून ब्लड वेसल से गुजरता है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो एक स्पेशल टाइप का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो एग्जर्ट करता है ब्लड वेसल के वॉल के ऊपर, और उसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं ऐसे केमिकल एजेंट जो कि हाई ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करता है, मतलब जो बढ़ चुका हुआ या फिर बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने में जो ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। पहली कैटेगरी है हमारी डायूरेटिक्स, उसके एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, सेकेंड है क्लोरथैलिडोन, नेक्स्ट है इंडापेमाइड, फोर्थ है हमारा स्पाइरिनोलैक्टोन एंड फिफ्थ है फ्यूरोसेमाइड। तो एक्चुअली डायूरेटिक्स एक डिफरेंट यूनिट है या फिर एक डिफरेंट चैप्टर है एक पूरे फार्माकोलॉजी इस सब्जेक्ट में, पर इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी डायूरेटिक्स अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। उसमें से सिर्फ सिलेक्टिव ड्रग्स या फिर गिने चुने ड्रग्स ही एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट दिखाते हैं, उसी को हमने इस स्लाइड में इंक्लूड किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है या फिर नेक्स्ट क्लास है जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAS इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो इसी
कैटेगरी में या फिर इसी बड़े क्लास में हम एक छोटा क्लास कवर करने वाले हैं जो कि एस इनिबिटर हम उसे बोलते हैं या फिर उसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, क्विनाप्रिल, फॉसिनोप्रिल एंड ट्रांसोप्रिल। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को या फिर इस पूरे ड्रग के कैटेगरी को गौर से देखेंगे तो इसके सबसे लास्ट में हमें प्रिल दिखाई देगा, प्रिल। तो ये एक मेजर इंडिकेशन है या फिर एक ट्रिक भी हो सकता है कि आप इस ड्रग को कैसे याद करोगे। अगर यह ड्रग एग्जिट एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जो फॉसिनोप्रिल है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन बना तो कैसे बनेगा, फॉसिनोप्रिल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग या फिर विच कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो आपको जब इस ये दिखाई देगा और इसके लास्ट में आपको प्रिल ये वर्ड दिखाई देगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फॉसिनोप्रिल एस इनिबिटर में काउंट होता है और वही एस इनिबिटर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर के मेजर कैटेगरी में काउंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड सब कैटेगरी है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम AT1 ब्लॉकर भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ऑल्मिसार्टन, इर्बेसार्टन एंड वाइल्सार्टन। तो इसमें भी हमें एक ट्रिक दिखाई देता है या फिर एक जो सिमिलैरिटी दिखाई देते हैं कि इसके लास्ट में हमें सार्टन दिखाई देता है। जैसे कि लो सार्टन में सबसे लास्ट वाला वर्ड है सार्टन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है सिंपैथेटिक इनहिबिटर। तो सिंपैथेटिक इनहिबिटर के एग्जांपल है प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, कार्वेडोलॉल, लैबेटेलॉल, मिटोप्रोलॉल, प्राजोसिन, टेराजोसिन, फेंटोलामाइन, डोक्सासिन, क्लोनिडिन एंड मिथिल डोपा। तो इसमें भी आपको एक ट्रिक दिखाई देगा कि ये जो सारे ड्रग है मैक्सिमम ड्रग के लास्ट में हमें लॉल लॉल दिखाई दे रहा है। जैसे कि प्रोपेनोलॉल के लास्ट में लॉल, एटेनोलॉल के भी लास्ट में लॉल, इसके भी हमें लॉल दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम ड्रग के लास्ट में हमें LOL दिखाई दे रहे हैं और LOL के साथ ही साथ हमें SIN भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्राजोसिन, टेरासोसिन, डोक्सासिन। तो इसमें आपको सिन दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक मेजर इंडिकेशन है कि ये सारे ड्रग सिंपैथेटिक इनहिबिटर से बिलोंग करते हैं। इसी को हम सफिक्स भी बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक इनहिबिटर इन ड्रग का सफिक्स है LOL लॉल और SIN सिन। जो नेक्स्ट कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के जो ड्रग के नाम है जैसे कि वेराम्पिल, डिजिटलाजेम, निफिडिपाइन, फेलोडिपाइन, एम्लोडायापिन, लैसिडायापिन, बेंडियापिन एंड निकार्डिपिन। और वैसोडाइलेटर इस कैटेगरी में है मिनोडॉक्सिल, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड एंड हाइड्रोलाइजिन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का जो सफिक्स है या फिर उसके ड्रग्स को याद करने के जो ट्रिक है तो ये है कि इसके मेजर कैटेगरी या फिर जो सबसे मैक्सिमम ड्रग है इसके लास्ट में हमें PINE दिखाई देता है, जैसे कि निफेडिपाइन, फेलोडिपाइन, एम्लोडायापिन, लैसिडापिन, बेंडिपाइन एंड निकार्डिपिन। तो सबसे लास्ट में हमें PINE ये जो चार शब्द या फिर इसको हम सफिक्स बोल सकते हैं ये हमें दिखाई देता है। तो ये एक टाइप का ट्रिक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट तो डायूरेटिक्स की हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। तो बेसिकली डायूरेटिक्स एक माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव है, मतलब ये बहुत ही हल्का सा एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करते हैं। तो पहला पॉइंट है थायाजाइड्स, जो कि है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड क्लोरथैलिडोन
produces antihypertensiveness by following action. They produces diuresis action, which produces plasma, and ECF, which in case decreases cardiac output. तो डायूरेटिक एक्चुअली अपना एक्शन डायूरेसिस से ही शो करता है। तो एक्चुअली डायूरेटिक, डायूरेसिस मतलब उसके नाम में ही उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। डायूरेटिक्स मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने बॉडी में या फिर यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करना। अगर यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो गया तो उसके वजह से जो भी कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब पानी की मात्रा, जो भी ज्यादा पानी की मात्रा है उसको कम करने का काम डायूरेटिक्स करता है। जो थर्ड पॉइंट है, बाय रीएब्सॉर्बिंग सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, सो दी cardiac output is restored, but the antihypertensive action is shown after prolonged use. High ceiling diuretics जैसे कि furosemide shows the same effect as shown by thiazide. तो बेसिकली डायूरेटिक्स अपना एक्शन डायूरेसिस से शो करता है। मतलब जो भी सबसे ज्यादा पानी की मात्रा बॉडी में स्टोर हो चुकी होती है उसको बाहर निकालने का काम डायूरेटिक्स करता है। अगर पानी ज्यादा रहा तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा रहा तो उसके बाद अगर ब्लड का वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहा बॉडी के अंदर पानी की वजह से, तो जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा, जो कि इनडायरेक्टली हाइपरटेंशन का संकेत देता है। उसके बाद नेक्स्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखेंगे हम डायूरेटिक्स का। तो सबसे पहला है हाइपोकैलिमिया, मसल पेन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फटीग, डिसलिपिडेमिया एंड हाइपरयूरेसीमिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAS इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहली सब कैटेगरी है ACE इनहिबिटर। उसके एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल और इलानाप्रिल। ये मतलब फेमस इसके एग्जाम्पल है। लास्ट में आपको प्रिल दिखाई देगा, PRIL, जो कि इसके सफिक्स है। द रेनिन प्रेजेंट इन किडनीज convert the angiotensin to angiotensin 1, which get converts into angiotensin 2 with the help of angiotensin converting enzyme. इसी angiotensin converting enzyme को हम शॉर्ट फॉर्म में ACE भी बोलते हैं। The angiotensin 2 increases the blood pressure which results in hypertension. The ACE inhibitors acts on angiotensin converting enzyme which cause stoppage of at angiotensin 1. तो बेसिकली जो रेनिन नाम का जो एंजाइम रहता है जो कि किडनी सिक्रीट करता है, रेनिन नाम का जो एंजाइम जो कि किडनी सिक्रीट करता है वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेनिसोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में। वही एंजियोटेंसिन 1 फिर से कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर ये जो ड्रग्स है ACE इनहिबिटर इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही इनहिबिट करे या फिर इसका प्रोडक्शन स्टॉप करे, तो वो जो एंजियोटेंसिनोजेन है जो कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो चुका है ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम AT1 ब्लॉकर्स भी बोल सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल है लोसार्टन एंड टेलमिसार्टन। इसके सफिक्स है सार्टन। तो the angiotensin receptor blockers blocks the angiotensin receptor which they will bind after got converting it into angiotensin 2. Therefore angiotensin 2 gets metabolized if they aren't
बाउंड टू द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। तो जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, वही एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है, उसके वजह से जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है, जो कि हाइपरटेंशन हम उसे कहलाते हैं। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ही अगर हम ब्लॉक करें, जिसके ऊपर एंजियोटेंसिन 2 बाइंड होने वाला है, उस काफी हद तक हमें हाइपरटेंशन से छुटकारा मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये एक्चुअली एक मैंने फ्लो डायग्राम बनाया है। तो रेनिन जो कि किडनी सिक्रीट करता है, जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में, यही एंजियोटेंसिन 1 आगे जाके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और यही एंजियोटेंसिन 2 आगे जाके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर ACE इनहिबिटर जो इस एंजाइम के ऊपर अपना एक्शन शो करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोकता है। और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है AT1 ब्लॉकर, ये जो इसके बाद में जो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने वाला है, उसी रिसेप्टर को ब्लॉक करता है या फिर इनहिबिट करता है, जो आगे जाके ब्लड प्रेशर को बढ़ने से बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और उसके एग्जांपल है निफेडिपाइन एंड वेराम्पिल। तो पहला पॉइंट है दे लोअर्स द ब्लड प्रेशर बाय डिक्रीजिंग पेरिफेरल रेजिस्टेंस विदाउट कंप्राइजिंग कार्डियक आउटपुट। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CCB भी बोलते हैं, तो ये एक्चुअली ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करता है कैल्शियम चैनल को फैसिलिटेट करने से। अगर इसके एडवांटेज देखा जाए, ये एक्चुअली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सबसे सेफेस्ट है, मतलब ये सबसे सेफ है। ये हम हर एक एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट को या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम उसे दे सकते हैं। इसके एडवांटेज देखें तो ये ना कोई सिडेशन कॉज करता है या फिर CNS इफेक्ट कॉज करता है, नो इम्पेयरमेंट कॉज करता है ऑफ फिजिकल वर्क कैपेसिटी, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा एंड एंजाइना पेक्टोरिस, डू नॉट अफेक्ट मेल सेक्सुअल फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है sympathetic inhibitor। तो this class of antihypertensive usually decreases sympathetic outflow from central nervous system, by which it decreases the cardiac output, hence blood pressure decreases। तो बेसिकली ये जो ड्रग है सिंपैथेटिक इनहिबिटर, जैसे कि प्राजोसिन एंड टेराजोसिन, ये क्या करते हैं, जो भी सिंपैथेटिक आउटफ्लो रहता है, मतलब एड्रेनालिन का जो अमाउंट रहता है या फिर फ्लो होने का जो अमाउंट है एड्रेनालिन का, उसको रोकता है या फिर उसको कम करता है, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। द सिलेक्टिव सिंपैथेटिक इनहिबिटर एक्ट ऑन B1 रिसेप्टर या फिर बीटा 1 रिसेप्टर, बट नॉन सिलेक्टिव sympathetic inhibitor act on beta 1 and beta 2 inhibitor. They also decreases the synthesis of renin from kidney, by which the conversion of angiotensinogen to angiotensin 1। तो बेसिकली सिंपैथेटिक इनहिबिटर एक्चुअली दो टाइप से काम करते हैं। सबसे पहला जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, मतलब एड्रेनालिन का जो प्रोडक्शन या फिर जो रिलीज का अमाउंट है, उसको कंट्रोल करता है, कम करता है या फिर बंद करता है, जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और सेकंड है जो भी रेनिन है कि जो कि किडनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या फिर सिंथेसाइज किया जाता है, उसको इनहिबिट करता है या फिर उसके प्रोडक्शन को कम करता है, जो आगे जाके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं।
Thanks for watching. Thank you.